नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। यूपी के नए डीजीपी के नाम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। विजय कुमार को यूपी का नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। विजय कुमार 1988 बैच के आईपीएस हैं। डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी के साथ उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यूपी के नए डीजीपी के नाम पर सस्पेंस खत्म हो गया। हालांकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी ही मिले हैं। विजय कुमार को इस बार कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी के साथ उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी का जो कार्यकाल रहा है वो किस तरीके का रहा है, उनके बारे में जानकारी देते हैं। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विजय कुमार। जनवरी 2024 में रिटायरमेंट है। अभी सीबीसीआईडी विजिलेंस के डीजी हैं और दलित समाज से आते हैं नए कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार। तो ये उनका प्रोफाइल है और उनका जो लंबा कार्यकाल रहा है, तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विजय कुमार। जनवरी 2024 में उनका रिटायरमेंट है। अभी सीबीसीआईडी विजिलेंस के डीजी हैं और दलित समाज से वो आते हैं। तो कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है विजय कुमार को। बड़ी खबर लखनऊ से। कुछ ही देर में भाजपा दफ्तर पर बड़ी बैठक होने वाली है। हारी हुई 14 सीटों पर बीजेपी रणनीति बनाएगी। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी बैठक में शामिल होंगे और लोकसभा सीट की विधानसभाओं के प्रभारी भी इस मीटिंग में बुलाए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह हारी हुई सीटों पर जीत की रणनीति बनाएंगे। बैठक के बाद दोपहर 1 बजे भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो मिशन 2024 में भाजपा लगी हुई है और इन सब के बीच आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। और ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है क्योंकि जो मिशन 80 उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है वो इसके बिना पूरा नहीं हो सकता है। तो भाजपा के लिए 14 लोकसभा सीटें क्यों अहम है, हम आपको बताते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती थी। जून 2022 उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर सीट भी जीत ली। लेकिन यूपी की 12 जो बाकी 14 लोकसभा सीटें हैं उनको जीतना भाजपा का लक्ष्य है, तभी 80 सीटों का आंकड़ा पूरा होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर सीट हार गई थी भाजपा। 2022 में अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट भाजपा हार गई थी, इसलिए यहां पर चुनौती है। भाजपा ने अंबेडकर नगर लोकसभा को काफी अहम माना है और इसलिए इस पर बैठक होगी। श्रावस्ती लोकसभा सीट भाजपा सिर्फ 5000 वोटों से हारी थी, इस पर फोकस है। 2019 में चुनाव में सहारनपुर सीट 22000 वोट से भाजपा हारी थी। वहीं बिजनौर की बात करें तो लोकसभा सीट भी यहां की 70000 वोट से भाजपा हारी थी। संभल की बात करें तो बड़े मार्जिन से हार हुई थी, 1.5 लाख से ज्यादा वोट से बीजेपी हारी थी। मुरादाबाद लोकसभा सीट 95,000 वोट से हारी थी भाजपा, यहां पर भी फोकस है। अमरोहा लोकसभा सीट भी भाजपा 75,000 से ज्यादा वोटों से हार गई थी। तो जो 14 सीटें बच रही हैं उस पर भाजपा का फोकस है और इसीलिए आज जो प्रभारी हैं इन सीटों के वो आएंगे, इसके साथ ही विधानसभा प्रभारी भी आएंगे। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली आएंगे और शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे भूपेंद्र चौधरी। महाजनसंपर्क अभियान सहित आगे के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। तो यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, शाम 4 बजे दिल्ली आएंगे, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और जो महाजनसंपर्क अभियान है और महाजनसंपर्क अभियान के साथ ही साथ आगे के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। आज पीएम मोदी महासंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में शाम को पीएम मोदी की रैली है। एक महीने में 51 महारैली का आयोजन होगा। 500 से ज्यादा सभा, 600 से ज्यादा जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 5 लाख विशिष्ट लोगों से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मिलेगा। 2024 के लिए समर्थन मांगा जाएगा, रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। लोकसभा विधानसभा बूथ स्तर पर पार्टी के नेता शामिल होंगे। 543 लोकसभाओं को 144 क्लस्टर में बांटा जाएगा और 8 दिन हर क्लस्टर में नेताओं की 2 टीमें मौजूद रहेंगी। यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर में बांटा गया है। आज प्रधानमंत्री महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान में शाम को रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक महीने में 51 महारैली का आयोजन होगा। 500 से ज्यादा सभा, 600 से ज्यादा जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 लाख विशिष्ट लोगों से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मिलेगा। एक और भाजपा यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। 2019 में हारी हुई सीटों
को जीतने की रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ सपा ने भाजपा की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत समाजवादी पार्टी ने एक खास फॉर्मेट तैयार किया है। इसमें सभी लोकसभा सीटों से जुड़ा कुछ डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जो लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद से जुड़ी जानकारी पर आधारित है। ये डेटा इकट्ठा होने के बाद समाजवादी पार्टी इसके आधार पर अपनी आगे की रणनीति तैयार करेगी। तो बीजेपी इस कोशिश में है कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की जाए, तो समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और समाजवादी पार्टी भी सभी 80 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। तो समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है वो भी चलिए हम आपको बताते हैं। जमीन और मनोबल मजबूत करने पर समाजवादी पार्टी का जोर है, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम रहे, मनोबल मजबूत होना जरूरी है। धार्मिक मामलों में नेताओं को संभल कर बोलने की निर्देश है। अनर्गल बयानबाजी करने वालों पर भी लगाम लगाने की कवायद होगी। मतदाताओं के नाम कटने से बचाने का प्लान है कि मतदाताओं का नाम न कटे। सेक्टर ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ तक टीम बनाने पर जोर है। जनता के मुद्दों पर फोकस कर रही है समाजवादी पार्टी और बूथ कमेटियां बनाकर मतदाताओं की जोड़ने की कोशिश करने की योजना है। लोकसभा चुनाव से पहले हर जिले में प्रशिक्षण शिविर होगा और जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर प्रदर्शन की रणनीति है। लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण है, उसे लोकसभा चुनाव में और मजबूती से उतारने की कोशिश है और दलित और पिछड़ों के गठजोड़ को और मजबूत करने पर फोकस समाजवादी पार्टी का बना हुआ है। तो ये पूरी तस्वीर है। तो 2024 के लिए समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है। जो प्रमुख मुद्दे हैं कि MY समीकरण को मजबूत किया जाए, नेता अनर्गल बयानबाजी न करें, जो अनर्गल बातें करेंगे उन पर लगाम कसी जाएगी, हर जिले में प्रशिक्षण शिविर होंगे, MY समीकरण को मजबूत करने की कोशिश होगी। तो डेटा में वर्तमान सांसद की जानकारी, सांसदों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी का जो आरोप था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि मतदाता सूची में जो नाम कट जाते हैं उन चीज़ों को ध्यान से देखा जाए, ताकि जो उनको वोटर से ऐसा ना हो कि उनका नाम कट जाए, इस पर भी फोकस किया जाएगा। मेरठ में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चल गए। मारपीट का वीडियो अब सामने आ गया है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के ईदगाह कॉलोनी का ये मामला है। वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और इसके बाद अब इस वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। आप तस्वीर देखिए, मेरठ की तस्वीर है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की तस्वीर है, जहां पर ईदगाह कॉलोनी में जमकर बवाल हो गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हो गई। अब इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और लोगों की पहचान की जा रही है। मामले के तह तक पुलिस जाने की कोशिश कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर है। बृजभूषण शरण पर यौन शोषण का आरोप लगाने के मामले में आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान बालिग निकली। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। बृजभूषण शरण पर पॉक्सो की धारा पुलिस हटा सकती है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज रिपोर्ट पुलिस दाखिल करेगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ा खुलासा हुआ है। बृजभूषण शरण पर यौन शोषण के मामले में जिस तरीके से आरोप लगे थे कि लड़की नाबालिग है, आरोप लगाने वाली, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। बृजभूषण पर पॉक्सो की धारा पुलिस हटा सकती है और राउज एवेन्यू कोर्ट में आज रिपोर्ट पुलिस दाखिल करेगी। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए अवधेश, अगर बात करें जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं वो ये कि जिस तरीके से महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि जिस वक्त बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ यौन शोषण किया था वो नाबालिग थी, लेकिन जब दिल्ली पुलिस की कनॉट प्लेस थाने ने इस पूरे मामले की तहकीकात की, तफ्तीश की, तो रोहतक से जो महिला पहलवान है उसके स्कूल के जो जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं उसके आधार पर उसके बालिग होने की पुष्टि मिली है और उसने अपनी 2 साल उम्र कम करके बताई थी। और आज इसी सब चीज को लेकर के दिल्ली पुलिस दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। यानी कि जो बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत जो है नाबालिग महिला के साथ छेड़छाड़ किया था और नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने की कोशिश की थी, वो अब आरोप गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। और दिल्ली पुलिस अगर बात करे तो अब पॉक्सो एक्ट की धारा हटा सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो बृजभूषण के ऊपर सिर्फ और सिर्फ छेड़खानी यानी कि धारा 354 का केस बचता है, जिसमें अगर बात करें तो फौरन गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कोर्ट का आदेश है कि जब तक तमाम तरह साक्ष्य नहीं एकत्रित हो जाते तब तक इसमें फौरन गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।
सकती है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और पहलवानों की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं जांच में, क्योंकि दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली ये वो तमाम सारी जगह पे है जहां पर जाकर के जांच की थी और जांच करके तमाम सारे साक्ष्यों को एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा था। क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह एक एमपी हैं, सांसद हैं और कई बार के सांसद हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले, उनकी गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की अनुमति लेना जरूरी है और दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। लेकिन इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है कि जिस नाबालिग महिला ने आरोप लगाया था, जिस नाबालिग पहलवान ने आरोप लगाया था, वो बालिग निकली और दिल्ली पुलिस को पूरे साक्ष्य इसके मिल गए। अब इसी के साक्ष्य के तहत वो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए पास्को एक्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हटा लेगी और फिर जो उनके खिलाफ छेड़छाड़ी का मामला बनता है, यानी कि जिस तरीके साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे अन्य महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि उनके साथ छेड़छाड़ किया गया, यौन शोषण किया गया, तो केवल सिर्फ वो धारा बचेगी, धारा 354 बचेगी आईपीसी की, जिसमें अगर बात करें तो फौरन गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। तो जो महिला पहलवान लगातार जिद कर रहे हैं कि ब्रिजभूषण की तत्काल गिरफ्तारी हो, 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया कि अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा, वो कहीं ना कहीं अब गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज दिल्ली पुलिस अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करती है तो महिला पहलवानों के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों आखिर इस तरीके से जानबूझ करके गलत जो है कार्यवाही ब्रिजभूषण के खिलाफ करवाई जा रही थी। बिल्कुल, और जिस तरीके से खुलासा अविनाश हो रहा है इसके बाद जो किसान नेता मुखर हैं, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल मुखर हैं, उन पर भी ब्रिजभूषण को अब हावी होने का मौका मिलेगा, क्योंकि ब्रिजभूषण लगातार अपनी दलीलें दे रहे हैं। ये जाहिर तौर से बात है कि ब्रिजभूषण पहले दिन से इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई भी केस बनता है, उनके खिलाफ अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं और जिस तरीके से तमाम सारी पार्टियां भी लगातार पहलवानों के साथ खड़ी होती हुई नजर आई है, अब उनको भी जवाब देना होगा कि जब इस तरीके। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि इस खुलासे के बाद किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आती है राजनीतिक गलियारे में। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। चलिए अब आपको बता देते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हो चुका है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जवाब मांगा था, दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस भेजा, तो ये कार्रवाइयां अभी तक हो चुकी हैं। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से जवाब मांगा, दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस भेजा, मामले की जांच के लिए 2 कमेटियां बनाई गई और चैंपियनशिप और आम बैठक रद्द हुई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में शिकायत दर्ज हुई है। 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर किसानों का धरना शुरू हो गया, पहलवान बैठे। केस न दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे पहलवान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रिजभूषण पर केस हुआ। पहलवानों के समर्थन में किसानों ने खाप पंचायत की। इसके अलावा पहलवानों ने ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन अब नए खुलासे होने लगे हैं। किसान संगठन भी पहलवानों के समर्थन में उतर आए। कल जिस तरीके से मेडल को बहाने के लिए गए थे पहलवान, उसके बाद किसानों ने उसको रोका और किसान नेता अब कह रहे हैं कि 5 दिन का अल्टीमेटम है। 28 मई को जंतर मंतर से खिलाड़ियों को जबरदस्ती हटाया गया। 30 मई को हरिद्वार में पहलवानों ने गंगा में मेडल नहीं बहाए। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और खाप की बैठक बुलाने की तैयारी है सोरम में। और इस बीच एक बड़ी खबर है, ज्ञान वापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा मामले में आज हाईकोर्ट का फैसला है। नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग से जुड़ा मामला है। शाम 3:45 बजे जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच का फैसला होगा। जिला जज के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो ज्ञान वापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले में आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग से ये जुड़ा मामला है। शाम 4:45 बजे जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच का फैसला। जिला जज के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका। कर्नाटक और राजस्थान के पत्थरों से तैयार हो रही है रामलला की मूर्ति। रामलला की 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार है, सिर्फ फिनिशिंग टच बाकी है। संक्रांति से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी। कर्नाटक और राजस्थान के पत्थरों से मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। रामलला की 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ फिनिशिंग टच बाकी है। संक्रांति से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। 3 मूर्तिकार 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बना रहे हैं। एक हैं कर्नाटक के डॉक्टर गणेश भट्ट और उनके शिष्य विपिन भदौरिया। उन्होंने कर्नाटक का ही एक पत्थर चयन किया है। दूसरे सज्जन हैं जयपुर के सत्यनारायण पांडे और उनके पुत्र।
उन्होंने मकराना का बहुत ही क्लास 1 क्वालिटी का मार्बल सेलेक्ट किया है और वो पत्थर उन्हीं के पास था, वहीं से वो लाए, अपने स्टॉक से लेकर आए। तीसरे भी कर्नाटक के हैं, अरुण योगीराज, वो भी कर्नाटक से अपना पत्थर स्वयं लेकर आए। जो कहा गया है कि इस वर्ष में भूतल ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाएगा। हर काम में एक फिनिशिंग टच भी रहता है। आप भी मकान बनवाते हैं तो फिनिशिंग टच होता रहता है बाद में। हम समझते हैं फिनिशिंग टच भी हो जाएगा। और अब चलिए बात करते हैं बरेली की। बड़ी खबर आ रही है, बरेली में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। 2 गुटों में जमकर लात घूसे चल गए, लाठी डंडे चल गए। मारपीट की घटना से अफरा तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो यहां पर भी वायरल हो रहा है। बरेली के सुभाष नगर इलाके का ये मामला है, जहां पर 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए। तो देखिए बरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट की घटना से अफरा तफरी मच गई। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरेली के सुभाष नगर इलाके का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की घटना से अफरा तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बरेली से सुभाष नगर इलाके का ये मामला सामने आया है। मेरठ में तेज हवा के कारण होर्डिंग गिर गया, जिसमें 2 लोग दब गए। किस तरीके से होर्डिंग से दोनों को बाहर निकाला गया, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है। मवाना रोड के कसेरू खेड़ा नाले के किनारे यह हादसा हुआ है। देखिए एक भारी भरकम और बड़ी साइज की होर्डिंग है, और बड़ी होर्डिंग में लोहे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इसी की चपेट में 2 लोग आ गए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मवाना रोड के कसेरू खेड़ा नाले के किनारे हादसा हुआ। 2 लोग यहां से गुजर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से होर्डिंग उनके ऊपर गिर गया। अब दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। हरदोई के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में जानवर स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आवारा जानवरों के वार्ड में घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का ये वीडियो है। तो हरदोई के मेडिकल कॉलेज से देखिए तस्वीर कैसी आ रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आवारा जानवर वार्ड के अंदर पहुंच गए, और आप देखिए आकस्मिक सेवाएं जो इमरजेंसी वार्ड है वहां तक पहुंच गए। और जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की जो तस्वीर है ये परेशान करने वाली इसलिए है क्योंकि इमरजेंसी वार्ड जिस तरीके से संवेदनशील होता है, वहां पर इस तरीके से जानवरों का घूमना है किसी मरीज को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, संक्रमण की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश है। देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अचानक आई बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है। तो पूरी तरीके से मौसम बदला हुआ है। और देखिए उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, और बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। अचानक हुई बारिश से फसलों को भी नुकसान हो रहा है, और ये पूरी जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो हम आपको दिखाने चले। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं देहरादून में, वहीं पौड़ी में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। अल्मोड़ा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। रानीखेत की बात करें तो चौबटिया में जोरदार बारिश हो रही है, और पूरी तरीके से फसल प्रभावित हो रही है। ओलों के चलते आम जनजीवन प्रभावित है, तेज बारिश हो रही है, मौसम पूरी तरीके से बदल गया। और इतना ही नहीं, जो हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ होती हैं उन पर भी मौसम के बदलाव के चलते असर पड़ रहा है। तेज बारिश के चलते और बर्फबारी के चलते असर पड़ रहा है। तो मौसम का मिजाज जो बना हुआ है इस वक्त पूरे देश में, उसका असर हर जगह है। और देहरादून के साथ साथ जो अलग अलग जिले वहाँ पर भी जोरदार बारिश हो रही है, और लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम सहित निचले क्षेत्रों में देर रात से बारिश जारी है। बारिश के बावजूद केदारनाथ में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। आज सुबह सोनप्रयाग से 10,000 श्रद्धालु केदारनाथ रवाना किए गए। बारिश के बीच केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्त जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 1 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो केदारनाथ धाम सहित निचले क्षेत्रों में देर रात से बारिश जारी है। बारिश के बावजूद केदारनाथ पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में भक्त। आज सुबह सोनप्रयाग से 10,000 श्रद्धालु केदारनाथ रवाना हुए। बारिश के बीच केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्त जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 1 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया है।
तो अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में दर्शन कर लिए हैं। मौसम विभाग ने 1 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बीच केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्त लगातार जा रहे हैं। उनकी संख्या बनी हुई है अब ज्यादा। आज सुबह सोनप्रयाग से 10,000 श्रद्धालु केदारनाथ रवाना हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।